नाउ नेक्स्ट इज रेफरेंस सर्कल मेथड। बच्चों लोग रेफरेंस सर्कल मेथड में क्या करना है, क्यों यूज करना है? देखो हमने लीनियर एसएचएम तो देख लिया है ना, एसएचएम क्या होता है हमको पता चल गया, और हम सर्कुलर मोशन भी पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में। तो अभी हमने करना क्या है, ये रेफरेंस सर्कल मेथड क्या है? ये रेफरेंस सर्कल मेथड है ना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मेथड और लीनियर एसएचएम के बीच में रिलेशन निकालने के लिए यूज होता है। ये करता क्या है और होता क्या है, ये भी हम लोग सबसे पहले समझते हैं। तो सबसे पहले रेफरेंस सर्कल मेथड की बात करता हूं। तो रेफरेंस सर्कल मेथड में क्या है, एक सर्कल है, मतलब एक रॉड है, ठीक है, जिसकी जो लेंथ रहेगी वो रेडियस की तरह बिहेव करेगा एंड इट विल ट्रेस दी सर्कल, ठीक है। सो इफ यू सी दिस इज नथिंग बट अ रॉड रोटेटिंग इन अ वर्टिकल सर्कल। एक वर्टिकल सर्कल में ये रॉड रोटेट कर रहा है जो एक्स वाई प्लेन में है। दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस। इस एक्स वाई प्लेन में रोटेटिंग सर्कल। नाउ अब यहाँ पे क्या है, अब ये एक्स डायरेक्शन है, अब एक्स डायरेक्शन को पैरेलल बोलो तो ये जो एरोस दिख रहे हैं ये एरोस एक्स डायरेक्शन को पैरेलल। अगर मैं इस रॉड को इल्यूमिनेट करूं मतलब ग्लो करूं इधर से भी और इधर से भी, तो होगा क्या, जब मैं इस रॉड को, ये रॉड है, इधर से ग्लो करूंगा तो इसका शैडो कहां पे आएगा, यहाँ पे आएगा। ये रॉड है, अगर मैं इसको इधर से ग्लो करूंगा इस रॉड को तो इसका शैडो कहां पे आएगा, यहाँ पे आएगा। तो हो क्या रहा है बच्चा लोग, इफ आई इल्यूमिनेट द रॉड, ठीक है, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस फ्रॉम आइदर साइड, देन आई विल गेट अ शैडो ऑफ द रॉड ऑन द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे क्या मिलेगा, मुझे शैडो मिलेगा। जैसे कि ये रॉड है, यहां से अगर लाइट मारूंगा, इल्यूमिनेट करूंगा तो यहाँ पे शैडो मिलेगा वाई एक्सिस पे। ये रॉड है, यहां से लाइट मारूंगा तो ये मिलेगा। तो ये जो शैडो है, इसी शैडो को क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन बोलते हैं। तो हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे प्रोजेक्शन ऑफ यूसीएम लेना है और बताना है कि वो क्या है, लीनियर एसएचएम के बराबर है। प्रोजेक्शन दैट इज शैडो ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का शैडो लेंगे, ठीक है, और हम प्रूव करेंगे कि इट इज सेम एज द लीनियर एसएचएम। मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जब शैडो मेथड से जाएंगे तो उसका जो एक्सेलरेशन है, उसका जो वेलोसिटी है, उसका जो डिस्प्लेसमेंट है, हम प्रूव करेंगे कि ये सेम है जो लीनियर एसएचएम में आता है, ठीक है। तो आगे बढ़ता हूं मैं। फिगर शोज अ रॉड रोटेटिंग अलोंग अ वर्टिकल सर्कल इन एक्स वाई प्लेन। सो ये रॉड रोटेट कर रहा है एक्स वाई प्लेन में। एज आई टोल्ड यू, इफ द रॉड इज इल्यूमिनेटेड पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस को पैरेलल समझ रहे हैं ना बच्चा लोग, ठीक है, मतलब वाई डायरेक्शन से आपको क्या करना है, लाइट इल्यूमिनेट करना है। तभी तो वो देखो ये एक्स एक्सिस है, ये सब एक्स को पैरेलल है क्या नहीं, तो उसको बोलते हैं इफ द रॉड इज इल्यूमिनेटेड पैरेलल टू द एक्स एक्सिस फ्रॉम आइदर साइड, इस तरफ से या इस तरफ से, बाय लीनियर सोर्स पैरेलल टू द रॉड, then the shadow of the rod will be produced on the y direction। तो अगर ये रॉड है, इसका शैडो यहां से इल्यूमिनेट करूंगा तो इसका शैडो यहाँ पे आएगा। ये रॉड है, यहां से इल्यूमिनेट करूंगा तो इसका शैडो यहाँ पे आएगा। The tip of the shadow can be seen oscillating in the y direction। अब ये जो शैडो है, ठीक है, ये शैडो का जो टिप है ना, इस तरफ की टिप की बात कर रहा हूं, तो ये हमको कैसे दिखेगा, ऑसिलेट करते हुए दिखेगा y डायरेक्शन में अबाउट द ओरिजिन। सीधी सी बात है ना बच्चों लोग। अभी ऐसा है, जैसे जैसे ऊपर जाऊंगा मैं वैसे वैसे क्या होगा, उसका शैडो कम ज्यादा होएगा। फिर जब यहाँ पे आऊंगा तो मैक्सिमम रहेगा, फिर यहाँ पे आऊंगा वापस कम हो जाएगा। तो ये फर्स्ट हाफ का हो गया। सिमिलरली इस हाफ का भी होगा। तो कहने का मतलब क्या है, व्हेन वी मूव अलोंग दिस, ये लेंथ वेरी होती जाएगी रॉड की, उसके हिसाब से शैडो कम ज्यादा होता जाएगा। तो अल्टीमेटली मेरे को क्या मिलेगा, यहाँ पे ऑसिलेशन जनरेट होगा वाई डायरेक्शन में। बहुत सिंपल है, ठीक है। फिर से बोल रहा हूं, ये रॉड को जब मैं ऐसे घुमाऊंगा तो रॉड की लेंथ वेरी होगी, शैडो कम ज्यादा होएगा, तो अल्टीमेटली क्या प्रोड्यूस होगा, ऑसिलेशन प्रोड्यूस होगा। तो अब हमारा मकसद क्या है रेफरेंस सर्कल मेथड में। रेफरेंस सर्कल मेथड में हम क्या कोशिश करेंगे, वी विल ट्राई टू प्रूव दैट the projection of uniform circular motion, ठीक है, on any diameter is equivalent to the linear SHM, ठीक है।
नाउ वी विल प्रूव दिस, हम प्रूव करेंगे कि प्रोजेक्शन ऑफ यूसीएम लेता हूं किसी भी डायमीटर पे तो वो किसको इक्विवेलेंट है, लीनियर एसएचएम को इक्विवेलेंट है। ये हमको यहाँ पे क्या करना है, प्रूव करना है रेफरेंस सर्कल मेथड में। अब ये प्रूव करने के लिए मैं आगे बढ़ता हूं। तो यहां पे सबसे पहले एक और सर्कल की बात करता हूं मैं। लेट अस सपोज एक पी पार्टिकल है, ठीक है, जिसका मुझे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का प्रोजेक्शन निकालना है अलोंग दिस सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो लेट्स से P0 उसका इनिशियल पोजीशन है विद हैविंग फेस एंगल फाई, और फिर P0 से P पे जा रहा है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उसका हो रहा है ओमेगा टी, एंड दिस ऑल टुगेदर विद कंप्राइजेस ऑफ थीटा, दोनों मिलके थीटा हो रहा है जो क्या है बच्चा लोग, ओमेगा टी प्लस फाई। नाउ इफ आई सी, जैसे कि मैंने बात किया रेफरेंस सर्कल मेथड में, यहां से प्रोजेक्शन करूंगा तो इसका शैडो यहां पे आएगा, तो दिस विल बी दी y, ठीक है। तो इसको O कर देते हैं, ये P हो गया, इसको M बोल देते हैं, ऑलराइट। तो अगर ये थीटा है बच्चा लोग तो आपको समझना है ये भी क्या होगा, थीटा होगा। क्यों थीटा होगा, क्यों थीटा होगा बताओ, अल्टरनेट एंगल है ना इसलिए, ठीक है। तो ये O है, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, ठीक है, और ये जो रेडियस है इसको हम r बोलेंगे। नाउ सबसे पहले हमने क्या करना है, फिगर शोज the motion of a particle along the circle of radius r, ठीक है। नाउ यहां पे x एक्सिस किससे डिस्क्राइब हो रहा है, OX से डिस्क्राइब हो रहा है, तो हम बोलेंगे जो भी एंगल मेजर हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू क्या मेजर हो रहा है, OX मेजर हो रहा है। अब मैं सीधा आगे बढ़ता हूं, प्रोजेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट मुझे निकालना है पहले। अब प्रोजेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या है, अभी सीधी सीधी बात है, हमको पता है यहां पे से अगर मैं शैडो लाइट इल्यूमिनेट करूंगा तो पार्टिकल यहां से यहां पे भले जा रहा हो लेकिन उसका शैडो कहां पे आएगा, यहां पे आएगा। सो दिस शैडो OM इज नथिंग बट शैडो और प्रोजेक्शन, ठीक है, ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल P। तो अगर मैं ये इसकी बात कर रहा हूं OM की, तो थोड़ा सा ध्यान देना, ये कैसा बन रहा है यहां पे आपको बताता हूं मैं, ये ऐसा बन रहा है, ये R है, ठीक है, ये M है, मतलब ये पॉइंट M है, ये पॉइंट O है, ये P है, दिस इज थीटा, ओके। मुझे क्या चाहिए, OM चाहिए। तो अगर आप इस ट्रायंगल की तरफ ध्यान देते हो तो ये ट्रायंगल से क्या पता चल रहा है बच्चा लोग, ये ट्रायंगल से पता चलता है अपोजिट निकालना है और हाइपोटेनस पता है, तो साइन थीटा का रिलेशन पता चलता है मुझे, राइट। सो OM जो है वो शैडो ऑफ द प्रोजेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं इसको यहाँ पे लेता हूँ, और मेरा मकसद क्या है वो समझ लो, मेरा मकसद है मुझे प्रूव करना है कि प्रोजेक्शन ऑफ यूसीएम जो है ना वो इक्विवेलेंट है लीनियर एसएचएम को। तो हमने ये यूसीएम ले लिया है, अब मैं इसका डिस्प्लेसमेंट निकालूंगा और मैं ये बताऊंगा कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये लीनियर एसएचएम में जैसा है वैसा ही है, ठीक है। तो देखते हैं वन बाय वन सब टॉपिक्स को। टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बट है आपके बुक में, तो वी आर डूइंग दिस, राइट। तो नाउ सी, तो मुझे पता चल गया यहां से ये ट्राइंगल जो है वहां पे जो लिया है मैंने, वापस से यहां पे बना देता हूं आप लोगों के लिए। ये P है, दिस इज O, दिस इज M, दिस रेडियस वेक्टर इज R, दिस इज थीटा। नाउ वी नो व्हाट इज साइन थीटा। साइन थीटा इज opposite upon hypotenuse. With respect to this theta, what is opposite? Opposite is OM. What is hypotenuse? Hypotenuse is OP. सही है। तो साइन थीटा जो है बच्चा लोग OM अपॉन OP हो गया, तो ये OP उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, मुझे मिलेगा OM विल बी OP साइन थीटा,
ठीक है। अच्छा OM क्या है, उसका प्रोजेक्शन है y डायरेक्शन में, जिसको मैं बोल देता हूं स्मॉल y। ठीक है। व्हाट इज OP? OP इज नथिंग बट योर रेडियस r साइन थीटा। अच्छा यहां पे हमको पता है थीटा क्या है, थीटा इज ओमेगा t प्लस 5 है। सही है बच्चा लोग। तो अल्टीमेटली क्या प्रूफ हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन की जैसे ये नहीं है। देखो हमने जो लीनियर एसएचएम में पढ़ा था, तो लीनियर एसएचएम में क्या पढ़ा था, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस 5 पढ़ा था, बराबर है। वहां पे x डिस्प्लेसमेंट था, यहाँ पे क्या डिस्प्लेसमेंट है y। वहां पे a जो था वो एम्पलीट्यूड था, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे एम्पलीट्यूड अपना क्या है, r है, क्योंकि इतना ही डिस्प्लेसमेंट होने वाला है। ऐसा तो नहीं है ना कि किधर सर्कल घूमते घूमते ये रेडियस से बड़ा ले लेगा। रेडियस कैन नॉट चेंज। व्हेन वी टॉक अबाउट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, रेडियस इटसेल्फ इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, दैट इज नथिंग बट एम्पलीट्यूड। ठीक है। तो अल्टीमेटली ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, द अबव इक्वेशन represents the displacement in linear SHM। linear SHM में भी इसी था, ठीक है, of amplitude r। वहां पे एम्पलीट्यूड a था, यहां पे एम्पलीट्यूड r। तो अल्टीमेटली अगर मैं प्रोजेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूं, तो प्रोजेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो है सेम है जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट की तरह है, बराबर है। लीनियर डिस्प्लेसमेंट में क्या था, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आपका कैपिटल ए था, यहाँ पे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड स्मॉल r है। ठीक है। तो ये हो गया प्रोजेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब मैं आगे बात करूंगा प्रोजेक्शन ऑफ वेलोसिटी और फिर प्रोजेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। सो नेक्स्ट प्रोजेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अच्छा अब वेलोसिटी मुझे बताओ, सर्कुलर मोशन जब आपका पहला चैप्टर हो चुका है वहां पे पढ़ा रहेगा। सर्कुलर मोशन में किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी किसी भी पॉइंट पे निकाली जाती है, तो कैसे निकाली जाती है, किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी अगर किसी भी पॉइंट पे निकालते हो तो ऑलवेज रिमेंबर इन सर्कुलर मोशन वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू दैट पॉइंट एट एनी पॉइंट। अगर वेलोसिटी निकालना सर्कुलर मोशन में तो वो कैसा होता है बच्चा लोग, हमेशा टेंजेंशियल होता है। ठीक है। तो इसको समझते हैं, ये हम बात कर रहे थे, दिस वाज पॉइंट P, राइट। इफ आई एम सेइंग दिस इज एंगल थीटा, वेलोसिटी की बात हो रही तो वेलोसिटी हमेशा क्या होता है, टेंजेंशियल होता है। और मुझे पता है, ठीक है, क्या पता है मुझे कि जो वेलोसिटी है, मैक्सिमम वेलोसिटी क्या है, मैक्सिमम वेलोसिटी हमने देखा था Vmax लीनियर में a ओमेगा देखा था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, r ओमेगा हो जाएगा। या फिर सर्कुलर मोशन में आपने पढ़ा है ना, v इज इक्वल टू r ओमेगा। ठीक है। नाउ इसको समझने के लिए अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे इसको मैं पैरेललोग्राम में कन्वर्ट करता हूं। तो ये अगर ऐसा है तो इसी को पैरेलल क्या बनेगा, ये बनेगा, दिस विल बी आल्सो कंसिडर एज v। ठीक है। नाउ इफ यू सी इन दिस पैरेललोग्राम, अब थोड़ा ध्यान देना, ये एंगल 5 है ना बच्चा लोग, तो कौन सा एंगल 5 होगा आपको पता है, C। दिस इज 90, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 का रिलेशन होता है कि नहीं। ये 5 है तो ये 90 माइनस 5 होगा, ये 90 माइनस 5 है, तो अल्टीमेटली ये क्या होगा आपका 5 होगा, मतलब थीटा होगा। ठीक है। तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये समझ लो। तो ये पैरेललोग्राम है। अब इस पैरेललोग्राम में हमको समझना है प्रोजेक्शन ऑफ वेलोसिटी। द इंस्टेंटेनियस velocity at any point on circular motion is always tangential। हमेशा कैसे होता है बच्चे लोग, टेंजेंशियल होता है, ये सबको पता है। ठीक है। तो अगर मेरे को इसका प्रोजेक्शन चाहिए, टेंजेंशियल है तो टेंजेंशियल तो निकाल दिया, लेकिन प्रोजेक्शन हमेशा कहां पे निकालना है, जैसे कि मैंने बोला प्रोजेक्शन वी विल ऑलवेज ऑब्टेन ऑन y एक्सिस, क्योंकि हम रेफरेंस सर्कल मेथड की बात कर रहे हैं, हम इल्यूमिनेशन दे रहे हैं ना, तो इल्यूमिनेशन दे रहे हैं पैरेलल टू x एक्सिस पे, तो हमेशा शैडो कहां बनेगा, y एक्सिस पे। तो यहाँ पे v है। ठीक है। अगर मैं इसको रिजॉल्व करता हूं, एंगल इधर है तो इधर है, तो ये क्या बनेगा, v cos थीटा। सो v y बोल देंगे इसको और इसको बोल देंगे vx।
तो वी वाई विल बी बेसिकली वी कॉस थीटा विच इज नथिंग बट आर ओमेगा कॉस थीटा। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे ना, लीनियर एसएचएम का जो हमने इक्वेशन देखा था, अब अगर इसको मैं वैल्यू डाल दूं तो ये हो जाएगा आर ओमेगा, इंस्टेड ऑफ थीटा इट विल बी ओमेगा टी प्लस फाइव। अगर लीनियर एसएचएम की हम बात करते हैं, टाइम के फॉर्म में एक्सप्रेशन निकाला था वेलोसिटी में, तो वहां पे क्या था, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, तो ए की जगह पे क्या आ गया, आर आ गया। तो कहने का मतलब क्या है, सर्कुलर मोशन के भी जो वैल्यू मिल रहे हैं वो किसको इक्विवेलेंट हो रहे हैं, लीनियर एसएचएम को इक्विवेलेंट हो रहे हैं। यही हमने प्रूव करना है, ठीक है। सो हियर आई विल राइट the above equation represents the linear velocity of SHL। भले एंगुलर की बात हो रही है लेकिन लीनियर वेलोसिटी की तरह रिप्रेजेंट कर रहा है, बस फर्क क्या है, यहाँ पे आर है वहां पे ए था, ऑफ रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आर, ठीक है। तो ये हो गया मेरा प्रोजेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अब हम बात करेंगे प्रोजेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन की। अच्छा, ऑलवेज रिमेंबर, किसी भी सर्कुलर मोशन में आपने पढ़ा रहेगा, किसी भी पॉइंट का एक्सेलरेशन निकालना है तो सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन कैसे डायरेक्ट होता है, इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द रेडियस, ठीक है, अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर, दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, आपने पढ़ा है, ठीक है। सो आई विल राइट हियर the instantaneous acceleration at a point on circular motion is always radial और सेंट्रीपिटल। ये हमेशा कैसे होता है, या तो रेडियल होगा या फिर कैसे होगा बच्चा लोग, सेंट्रीपिटल होगा, सही है। तो अब इसके लिए भी मैं एक सर्कल बना देता हूं यहाँ पे साइड में। देखो ये आपका क्या है, थीटा था, ठीक है, दिस इज पॉइंट पी, तो यहाँ पे आर होगा ना। अगर अब मैं इसको सॉल्व करने जाऊं, इसको प्रोजेक्शन करने जाऊं, ठीक है, तो ये जो टर्म है एंगल एक्स के साथ हो रहा है, इफ एंगल इज विद रिस्पेक्ट टू एक्स देन दिस हैज टू बी, लेट्स से ये ए की बात हो रही है एक्सेलरेशन की, तो ये हो जाएगा आपका ए एक्स विल बी ए कॉस थीटा, ये हो जाएगा ए वाई विच विल बी ए साइन थीटा। अगर नहीं समझता है तो मैं आपके लिए डायग्राम को मैग्नीफाई करता हूँ। ये रेडियस है, अलोंग द रेडियस एक्सेलरेशन एक्ट होता है, ठीक है। ये थीटा बोलो या ये थीटा बोलो, वर्टिकली आपको अपना अल्टरनेट एंगल है, सही है ना। ये एक्सेलरेशन है, जहां पे एंगल होता है वहां पे क्या आता है, कॉस आता है, सो दिस विल बी ए कॉस थीटा ए एक्स, और जहां पे एंगल नहीं होता वहां पे क्या होता है, साइन आता है। तो यहाँ पे एंगल है इसलिए कॉस, यहाँ पे एंगल नहीं इसलिए साइन। अच्छा, ये भी हमने देखा एक्सेलरेशन दिया कैसे जाता है, एक्सेलरेशन जो है ना दिया जाता है आर ओमेगा स्क्वायर से, सही है बच्चे लोग, टुवर्ड्स द सेंटर इसलिए नेगेटिव। तो क्या हो जाएगा, जो शैडो वाला एक्सेलरेशन चाहिए वो कहाँ का चाहिए, ए वाई का चाहिए, क्योंकि एक्स डायरेक्शन पे इल्यूमिनेट हो रहा है, तो शैडो कहाँ पे आएगा, ए वाई पे। सो ए वाई विल बी ए साइन थीटा विच विल बी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा। अगेन इफ आई सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ थीटा ओमेगा टी प्लस फाइव, तो ये सेम वही इक्वेशन हो गया जो एक्सेलरेशन का था लीनियर एसएचएम में, ठीक है। Therefore, the above expression or equation represents the linear acceleration of SHM of resultant amplitude R। तो मैंने तीनों चीज प्रूफ की। देखो फिर से बता रहा हूं, रेफरेंस मेथड का मतलब क्या है, ठीक है। रेफरेंस सर्कल मेथड की अगर मैं बात करूं तो ये सर्कल बनाने का, उसके ऊपर रॉड रहेगा,
ठीक है, रॉड घूमेगा अलोंग द सर्कल। अगर मैं इसको सर्कल को इलिमिनेट करूं पैरेलल टू एक्स डायरेक्शन, इस तरफ से या इस तरफ से, तो उसका जो शैडो जनरेट होगा वो किस पे जनरेट होगा? शैडो वाई पे जनरेट होगा। तो उसको बोलते हैं रेफरेंस सर्कल मेथड। अब ये रेफरेंस सर्कल मेथड काय के लिए यूज किया जाता है? रेफरेंस सर्कल मेथड हमको ये बताता है कि प्रोजेक्शन जो होता है ना यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, या शैडो जो होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, इट इज इक्विवेलेंट टू द लीनियर एसएचएम। ठीक है, तो वो हमने प्रूव करना था। तो सबसे पहले हमने क्या किया? डिस्प्लेसमेंट लिया, डिस्प्लेसमेंट का प्रोजेक्शन लिया, उसको प्रूव किया, लीनियर एसएचएम की तरह आ रहा है। फिर दूसरा हमने बात की वेलोसिटी की। जब वेलोसिटी की बात की तो वेलोसिटी कैसे होती है? हमेशा टेंजेंशियल होती है। तो ये टेंजेंट था, तो यहाँ पे भी टेंजेंट बनेंगे। तो फिर क्या हो जाएगा बच्चे लोग? ये जो है इट विल फॉर्म व्हाट? इट विल फॉर्म, इट विल गोइंग टू फॉर्म पैरेललोग्राम। ठीक है, और मुझे पता है वेलोसिटी v इज इक्वल टू r ओमेगा होता है। मेरा जो पूरा मकसद है वो हमेशा क्या रहेगा? y वैल्यू निकालना, क्योंकि प्रोजेक्शन कहाँ पे है? y डायरेक्शन पे। तो वेलोसिटी में भी vy चाहिए, एक्सेलरेशन में भी ay चाहिए, ये समझ लो। ठीक है, तो vy यहाँ पे इधर एंगल है इसलिए ये cos बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे इधर एंगल x के साथ है इसलिए ये y वाला साइन बनेगा। ठीक है, अब ये v cos थीटा और v जो है r ओमेगा होता है, आपने पढ़ा है सर्कुलर मोशन में, और थीटा जो है आपको पता है ओमेगा t प्लस 5 है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है लीनियर वेलोसिटी के इक्वेशन को ऑफ रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड r। सेम तरीके से इफ आई टॉक अबाउट प्रोजेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन एट एनी पॉइंट ऑन सर्कुलर मोशन इज रेडियल और सेंट्रीपिटल, वी ऑल नो दैट। ठीक है, तो ये r है रेडियस, यहाँ पे अलोंग दिस लाइन एक्सेलरेशन होने वाला और एंगल यहाँ पे। तो ये एंगल जिधर होता है उधर कॉस, जिधर नहीं होता है उधर साइन। तो मुझे ये वाला टर्म चाहिए, तो इसमें क्या है? साइन है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया और क्या पता चला? a के जगह पे r ओमेगा स्क्वायर होता है, तो r ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू डाल दी। तो ये वही इक्वेशन है ना, अगर आप थोड़ा ध्यान दोगे तो हमने पढ़ा था a इज इक्वल टू माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा t प्लस 5, यही पढ़ा था। अगर इधर ध्यान दोगे तो हमने पढ़ा था v इज इक्वल टू a ओमेगा कॉस ओमेगा t प्लस 5, जो ओरिजिन से चालू होता है उसके लिए, है ना। तो अल्टीमेटली मेरे को क्या पता चल रहा है? मेरे को ये पता चल रहा है कि जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है उसके प्रोजेक्शन की वेलोसिटी की बात करो, एक्सेलरेशन की बात करो या डिस्प्लेसमेंट की बात करो, सेम वैल्यू देते हैं जो लीनियर एसएचएम में मिल रहा था। ठीक है, सो दैट इज द कंक्लूजन। दस द प्रोजेक्शन of UCM of any diameter represents linear SHM. This is the conclusion. ठीक है, sorry, this is the reference circle method. Now अब हमने आगे बढ़ना है, हमने इसमें फेज एंगल क्या होता है उसके बारे में बात करना है। ठीक है, अगर मैं फेज की बात करूं, ऑसिलेशन में फेज की बात करूं, तो ऑसिलेशन में फेज क्या होता है? फेज जो है ना, उस ऑसिलेशन की अगर मैं बात करूं तो एक्चुअल पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है फेज। ठीक है, तो उसके बारे में बात करते हैं अभी हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक इज फेज इन एसएचएम। तो वेरी फर्स्ट थिंग, जो फेज होता है ना बच्चा लोग, ये समझो फेज क्या रिप्रेजेंट करता है। फेज जो है एसएचएम में वो एक्चुअल पोजीशन बोलो या फिर एक्चुअल उसका जो लोकेशन है, ठीक है, वेव का, वो रिप्रेजेंट करता है फेज। सो हियर आई विल राइट फेज इन एसएचएम represents the actual nature or position of oscillation। ठीक है,
तो फेज एसएचएम में क्या रिप्रेजेंट करता है? उसका नेचर और पोजीशन रिप्रेजेंट करता है। लेकिन इसको समझने के लिए, टू अंडरस्टैंड दिस, दो तीन चीजें बहुत जरूरी है। टू नो द एग्जैक्ट पोजीशन और फेज, वी नीड the displacement of oscillation, displacement of oscillation की जरूरत पड़ती है, उसके बिना नहीं हो सकता। फिर the direction of the velocity of particle performing oscillation, जो पार्टिकल ऑसिलेशन परफॉर्म कर रहा है उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चाहिए हमको, एंड द टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेशन परफॉर्म। ये सारी इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए, इसके बिना मैं फेज को डिफाइन नहीं कर सकता। सो बेसिकली फेज क्या है? फेज जो है रिप्रेजेंट करता है एक्चुअल नेचर को, या रिप्रेजेंट करता है एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ ऑसिलेशन को। तो एग्जैक्ट पोजीशन या अच्छी पोजीशन हमको जानना है, एग्जैक्ट नेचर जानना है वेव का, ऑसिलेशन का, तो तीन चीजों की जरूरत है। सबसे पहला मैंने बोला डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑसिलेशन की जरूरत है। सेकेंड, वी रिक्वायर द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम, जो भी पार्टिकल ऑसिलेशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन चाहिए। और तीसरा हमको जरूरत पड़ती है बच्चा लोग, कितने ऑसिलेशन हुए, 1 2 3 नंबर ऑफ ऑसिलेशन। अब प्रॉब्लम क्या है, इसमें से अगर मेरे पास किसी एक की भी नॉलेज है, मान लो मेरे पास सिर्फ डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, लेकिन वेलोसिटी नहीं पता है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन नहीं पता है, तो भी नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? Because if I know the displacement, then at a particular same displacement, we can have two different direction of velocity. एक पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट पे दो अलग अलग डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी हो सकता है, इसलिए सिर्फ डिस्प्लेसमेंट से काम नहीं चलेगा। मान लो अगर मेरे पास डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है, तो अब डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी पे भी प्रॉब्लम है। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी पे दो अलग अलग डिस्प्लेसमेंट मिल सकते हैं, मतलब जिस तरीके से डिस्प्लेसमेंट पे दो अलग अलग वेलोसिटी हो सकती है, उसी तरीके से वेलोसिटी पे दो अलग अलग डिस्प्लेसमेंट हो सकते हैं। कहने का मतलब देखो, समझाता हूं मैं आपको। ये ऑसिलेशन परफॉर्म हो रहा है, राइट, ये मेन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है। अब इसको समझने के लिए ध्यान से देखना, ठीक है। मैं बोलता हूं मेरे को सिर्फ डिस्प्लेसमेंट पता है, यहां पे कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट है, तो अब यहां पे वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरफ भी हो सकती है और इस तरफ भी हो सकती है, वी डोंट नो, क्योंकि पार्टिकल जब है यहां से जब जा रहा होगा उस तरफ तो ये वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, लेकिन यहाँ पे खत्म करने के बाद जब आ रहा होगा तो ये वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। तो कहने का मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर पोजीशन पे वेलोसिटी की दोनों की तरफ डायरेक्शन होगी, डिपेंडिंग ऑन मोशन कैसा हो रहा है। हम तो सिर्फ पोजीशन बता रहे हैं ना, डिस्प्लेसमेंट बता रहे, डायरेक्शन तो बता नहीं रहे। देखो पार्टिकल यहां से गया, जब यहां से जा रहा है तो इसमें डायरेक्शन क्या होगी वेलोसिटी की, ये होगी, लेकिन यहां जाने के बाद वापस से रिवर्स आएगा, तो उस पर वेलोसिटी इस पॉइंट पे क्या रहेगी, डायरेक्शन ये रहेगी। तो मतलब दोनों डायरेक्शन पॉसिबल है ना। सो सिंपली डिस्प्लेसमेंट मिलने से काम नहीं चलेगा। सिमिलरली अगर मैं बोल दूं मेरे पास वेलोसिटी पता है, तो वेलोसिटी मान लो इधर की वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड फॉर एग्जाम्पल, तो ये भी पॉसिबल है कि ये 5 मीटर पर सेकेंड इस जगह पे भी किधर ना किधर हो। तो सिंपल वेलोसिटी भी जो है ना दो अलग अलग डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, या डिस्प्लेसमेंट भी जो है ना दो अलग अलग वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। तो इफ आई नो एनी वन ऑफ द पैरामीटर दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प मी, सो टू फाइंड द फेज what we required now to find the phase we should go for a parameter which is a function of time and it is always going to vary, it should vary continuously with time। यहाँ पे क्या हो रहा है समझ में आ गया ना, डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी दो सेम हो सकती है, ठीक है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट दो सेम हो सकता है, ये प्रॉब्लम हो रहा है। इसलिए
to find the phase and parameter or a variable which continuously varies with time is required। एक ऐसा पैरामीटर चाहिए जो कंटिन्यूसली टाइम के साथ क्या हो, वेरी हो, जिसके लिए कहीं भी किसी भी जगह पे दो वैल्यू ना आए, सब जगह अलग अलग वैल्यू। ठीक है, दिस फेज इज गिवन बाय थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस फाइव। ये जो फेज है ना कैसे दिया जाता है, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस फाइव, जो टाइम के साथ कंटिन्यूसली वैल्यू होगा। जैसे जैसे टाइम चेंज होगा वैसे वैसे थीटा क्या है, चेंज होगा। ठीक है, सो दैट इट विल नॉट हैव एनी फिक्स्ड वैल्यू। नाउ अब फेज क्या है ये तो समझ में आ गया मुझे। फेज क्या बताएगा, एग्जैक्ट पोजीशन बताएगा, किस वक्त वेव कहां पे, कितना एम्पलीट्यूड है, कितना डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, और उसके लिए क्या चाहिए ये भी हमने देख लिया। उसके लिए डिस्प्लेसमेंट चाहिए, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चाहिए और नंबर ऑफ ऑसिलेशन चाहिए। लेकिन अगर ये तीनों में से एक भी मिसिंग है तो प्रॉब्लम होगा। इसलिए फेज मेजर करने के लिए हमको क्या चाहिए, फेज मेजर करने के लिए हमको एक ऐसी क्वांटिटी चाहिए जो कंटिन्यूसली क्या होगी, टाइम के साथ वेरी होगी। ठीक है, और उस क्वांटिटी को हमने थीटा बोला, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस फाइव। अब इस फेज का सिग्निफिकेंस देख लेते हैं, क्या फायदा होगा इसका ये देख लेते हैं। ठीक है, तो क्या रिप्रेजेंट करता है, तो इसके केसेस देखते हैं। केसेस, सबसे पहला केस फर्स्ट, व्हेन फेज थीटा इज 0 डिग्री। इसको 0 डिग्री बोलो या फिर 360 डिग्री बोलो या 2 पाई रेडियन भी बोल सकते हैं। तो जब ये 0 डिग्री होगा या 360 डिग्री होगा तब the wave or the particle is at the mean position। इससे क्या पता चल रहा है कि जो वेव है या फिर जो पार्टिकल है वो कहां पे होगा, मीन पोजीशन पे होगा। जब भी थीटा 0 डिग्री होगा 360 डिग्री होगा, वो क्या रिप्रेजेंट करता है कि पार्टिकल उस वक्त कहां पे होगा, मेन पोजीशन पे होगा। ठीक है, सेकेंड केस, व्हेन आई से फेज थीटा इज 180 डिग्री और कुड बी कंसिडर एज पाई रेडियन, दिस कुड बी कंसिडर एज 2 पाई रेडियन। सही है बच्चा लोग, तो अब 180 डिग्री या पाई रेडियन की बात हो रही है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, 180 डिग्री या पाई रेडियन का मतलब है कि ये मीन पोजीशन से अब अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। मतलब पॉजिटिव पे है तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगा। सो द वेव और द पार्टिकल मूव्स 180 है तो ओरिजिन से चालू कर रहा है तो हम बोलेंगे नेगेटिव पे जा रहा है, मूव्स टू द नेगेटिव डायरेक्शन फ्रॉम मेन पोजीशन। ठीक है, थर्ड, व्हेन फेज थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री और आई कुड से पाई बाय 2 रेडियन। जब ये 90 डिग्री होगा तब आपका जो पार्टिकल है वो पॉजिटिव एक्सट्रीम पे होगा। सो द वेव or the particle will be at the positive extreme position। ठीक है, and fourth, when phase theta is equal to 270 डिग्री हो सकता है, जिसको हम बोलते हैं 3 पाई बाय 2 रेडियन। अगर ऐसा है तो वेव कहां पे होगा,
नेगेटिव एक्सट्रीम पे होगा। द वेव और द पार्टिकल विल बी एट द नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन। तो ये सिग्निफिकेंस है फेज का। फेज पता है तो मुझे पता चल जाता है कि पार्टिकल किस वक्त कहां पे। अच्छा, अगर आपको ये नहीं समझा है तो कोई बात नहीं, इसको समझने के लिए हम ये डायग्राम भी देख सकते हैं। ठीक है, ये मान लो एक वेव है, वेव की एक साइकिल यहां तक की होगी 2 पाई, पॉजिटिव हाफ और नेगेटिव हाफ। सही है, तो हाफ कितना होगा पाई, ये कितना होगा 0, पॉजिटिव कितना होगा पाई बाय 2 और ये कितना होगा 3 पाई बाय 2। तो अब थोड़ा ध्यान दोगे ना, जब मैं बोलता हूँ फेज 0 है या 2 पाई, मतलब वो इसकी बात हो रही है। तो पार्टिकल कहां पे, मीन पोजीशन पे। ठीक है, जब फेज पाई या 180 मतलब इसकी बात हो रही है, सेकंड की इसकी बात हो रही है, तो कहां जा रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है, तो इसकी बात हो रही है। जब मैं बोलता हूँ फेज एंगल 90 डिग्री मतलब पाई बाय 2, तो कहां पे, पॉजिटिव एक्सट्रीम पे, इसके ऊपर तो ला नहीं सकता ना, पॉजिटिव एक्सट्रीम पे। जब मैं बोलता हूँ 3 पाई बाय 2 या 270 है, तो कहां पे है, नेगेटिव एक्सट्रीम पे। तो ये डायग्राम से आप इसको समझ सकते हैं। तो बेसिकली फेज क्या है, फेज एक ऐसा वेरिएबल है जो कंटिन्यूअसली वेरी हो रहा है। किसके साथ बच्चा लोग, टाइम के साथ वेरी हो रहा है। ठीक है, और उसके अलग अलग पोजीशन से अलग अलग वेव को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वेव की डिस्प्लेसमेंट कितना है, कहां पे वो लाई कर रहा है। दिस वाज ऑल अबाउट फेज इन एसएचएम। ठीक है, नेक्स्ट अब हमने जो है बच्चों लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ना है। ठीक है, वेव्स का। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या क्या चीजें आती है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में वी विल ट्राई टू रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन graphically of a particle performing SHM. That too depends on the condition from where the particle will start its motion. It is possible that particle may start motion from mean position. It is also possible that particle may start motion from extreme position. तो ये दोनों पॉसिबिलिटी है बच्चा लोग, तो हमको ये देखना है। तो बेसिकली हमारा अगला टॉपिक क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसएचएम, जिसमें सबसे पहले मैं बात करूंगा पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन। अब मीन पोजीशन से ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है ना, तो मीन पोजीशन टूवर्ड्स पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, तो ये केस के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो अच्छा, इसको समझने के लिए सबसे पहली चीज क्या क्या चाहिए मुझे, मैं वो निकाल लेता हूं यहां पे। ओके, व्हेन आई से पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन, सो फॉर मीन पोजीशन हमको पता है डिस्प्लेसमेंट कैसा दिया जाता है। मीन पोजीशन के लिए डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t होता है, पता है अपने को। ठीक है, देन वेलोसिटी क्या होगा, dx by dt, ये भी हमको पता है। a कांस्टेंट, साइन का डेरिवेटिव cos ओमेगा t, और कंपोजिट फंक्शन है तो cos आ जाएगा बाहर। सही है। फिर एक्सेलरेशन dv by dt होता है, दैट इज d by dt ऑफ a ओमेगा cos ओमेगा t। सही है बच्चा लोग। अच्छा, a ओमेगा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, और कंपोजिट फंक्शन है तो वापस ओमेगा, अल्टीमेटली माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा t। तो इस तरीके से मेरे को एक्सेलरेशन का इक्वेशन पता है, वेलोसिटी का इक्वेशन पता है ना, और डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन पता है। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन सबका इक्वेशन पता है। तो अब मैं क्या करूंगा, मेरे को इसको प्लॉट करना है। तो टू प्लॉट दिस व्हाट वी विल डू, हम उसके अलग अलग पोजीशन पे एंगल वगैरह निकालने की कोशिश करेंगे, टेबल बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं बताता हूँ ये प्लॉट कैसे किया जाता है।
देखो बच्चा लोग, वेरी फर्स्ट थिंग, पार्टिकल कहां से चालू हो रहा है? मीन पोजीशन से, और मीन पोजीशन पे क्या है? साइन वेव। आपको ये समझना है, व्हेन वी से साइन वेव ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन, दिस इज साइन वेव। व्हेन वी से कोसाइन वेव हमेशा एक्सट्रीम पोजीशन से चालू होती है, दिस इज कोसाइन वेव। अच्छा, क्यों इसको साइन वेव बोलते हैं, क्यों इसको कोसाइन वेव बोलते हैं? इसको साइन वेव इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये साइन ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को फॉलो करता है, और इसको कोसाइन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये कोसाइन ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को फॉलो करता है। कैसे? लेट सपोज देखो, ये 2 पाई है, ये पाई, ये 0, ये पाई बाय 2, ये 3 पाई बाय 2, ठीक है। लेट्स से ये एम्पलीट्यूड है, इधर +1 है और इधर -1 है। अच्छा, मुझे बताओ साइन 0 क्या होता है? 0, तो देखो ये पॉइंट। साइन 90 क्या होता है? +1, तो देखो पाई बाय 2 मतलब 90 + 1। साइन 180 क्या होता है? 0, दैट इज पाई। साइन 270 क्या होता है? 270 मतलब 3 पाई बाय 2, -1, देखो -1। एंड साइन 360 क्या होता है? 0, 3 is 0। तो अल्टीमेटली अगर इस वेव को देख रहे हो तो ये साइन ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को फॉलो कर रहा है ना, इसलिए इसको साइन वेव बोलते हैं। सिमिलरली ये कोसाइन वेव होता है। अगर इस वेव की मैं बात करूं तो इस वेव में ये पूरा वेव है, ये 0, ये 2 पाई, तो बीच में जो है ये क्या हो जाएगा? पाई हो जाएगा। दिस विल बी पाई बाय 2 एंड दिस विल बी 3 पाई बाय 2। अच्छा, ये +1 और ये -1। सिमिलरली कॉस की बात करूं तो कॉस 0 क्या होता है? +1 होता है, दिख रहा है आपको 0 पे +1। कॉस 90 क्या होता है? 0 होता है, दिख रहा है पाई बाय 2 पे 0। कॉस 180 दैट इज पाई इज -1, देखो पाई पे -1 है। कॉस 270 इज 0, कॉस 360 इज अगेन +1। तो ये वेव जो है कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को फॉलो करता है, इसलिए इसको कोसाइन बोलते हैं। ये वेव साइन ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को फॉलो करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? साइन बोलते हैं। ठीक है, अब इसी को लेके हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मुझे डिस्प्लेसमेंट पता है, मुझे वेलोसिटी पता है, और मुझे एक्सेलरेशन भी पता है पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम मेन पोजीशन का। ठीक है, तो क्योंकि अब मुझे दिख रहा है ये साइन है, तो साइन जैसे कि मैंने बताया आपको साइन वेव कैसा होता है उस हिसाब से मैं बनाऊंगा। सो आई विल ड्रॉ दिस एज साइन वेव। सही है। अच्छा, अब मैं इसमें क्या करूंगा? प्रोजेक्शन ले लूंगा। इतने सारे मैंने प्रोजेक्शन ले लिए। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, ये किसका डायग्राम है? ये डायग्राम डिस्प्लेसमेंट का है। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? +a, एम्पलीट्यूड, मिनिमम वैल्यू -a। ठीक है, ये तो समझ में आ गया आपको। अच्छा, अब ये जो मैंने प्रोजेक्शन लिए ना, काय के, देखो ये 0 डिग्री है, ये कंप्लीट साइकिल 2 पाई का होता है, आधा साइकिल पाई का होगा, पाई का आधा दैट इज पाई बाय 2, और ये 3 पाई बाय 2, और ये जो है 5 पाई बाय 2। ठीक है, ये मेरा काम हो गया। अगर इसी को मैं टाइम इंस्टेंट पे ड्रॉ करूं, टाइम पे, तो एक कंप्लीट साइकिल जो होता है वो t होता है, ये 0 है, आधा साइकिल t बाय 2 होगा, आधा का आधा t बाय 4 होगा, t बाय 2 प्लस t बाय 4 ये हो जाएगा 3t बाय 4 लाइकवाइज, और ये हो जाएगा 5t बाय 4। ठीक है, तो ये टाइम के हिसाब से बनाया, ये एंगल के हिसाब से बनाया, क्योंकि मुझे अभी टेबल भी बनाना है वैल्यूज के लिए। तो ये किसका वेवफॉर्म हो गया? ये डिस्प्लेसमेंट का हो गया। अब किसकी बारी? वेलोसिटी। अच्छा, कौन सी वेव है वेलोसिटी की? कोसाइन वेव। तो मुझे पता है कोसाइन वेव कहां से चालू होता है? कोसाइन वेव एक्सट्रीम पोजीशन से चालू होता है। तो पॉजिटिव एक्सट्रीम हो सकता है, नेगेटिव एक्सट्रीम हो सकता है। साइन क्या है यहाँ पे? पॉजिटिव, इसलिए पॉजिटिव एक्सट्रीम से चालू होगा। तो देखो ये कैसे बनेगा। ये वेलोसिटी का वेवफॉर्म है।
ठीक है। अच्छा, वेलोसिटी में एम्पलीट्यूड क्या है बताओ? वेलोसिटी में एम्पलीट्यूड ए ओमेगा, तो ये प्लस ए ओमेगा, तो ये बनेगा माइनस ए ओमेगा। ठीक है, कोई तकलीफ इसमें? बहुत सिंपल है। नेक्स्ट किसकी बात करेंगे हम लोग? एक्सेलरेशन की। अच्छा, एक्सेलरेशन में कौन सा फंक्शन है? साइन। साइन कहां से चालू होता है? मीन पोजीशन से। बस फर्क क्या है मीन पोजीशन से? या तो ऊपर जाए या तो नीचे जाए। साइन क्या है आगे? नेगेटिव। तो क्योंकि साइन फंक्शन है तो ओरिजिन से चालू होगा, नेगेटिव है इसलिए नीचे जाएगा। देखो ये भी साइन फंक्शन था, ओरिजिन से चालू हो, लेकिन पॉजिटिव था इसलिए ऊपर गया। साइन फंक्शन ओरिजिन से चालू होगा, नेगेटिव है इसलिए नीचे जाएगा। तो ये ऐसा बनता है। ठीक है, अब प्रोजेक्शन ट्रेस करते हैं इसके भी। इसका एम्पलीट्यूड की वैल्यू ए ओमेगा स्क्वायर, सो दिस विल बी ए ओमेगा स्क्वायर, दिस विल बी माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, एंड दिस रिप्रेजेंट्स एक्सेलरेशन। तो ये जो है ना बच्चा लोग, ये हमने क्या कर लिया? ये हमने डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंट कर लिया है। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन का। ठीक है, कोई तकलीफ इसमें? देख लो, बहुत सिंपल है। मैंने बता दिया साइन वेव कोसाइन वेव क्या होता है, साइन कहां से चालू होता है, कोसाइन कहां से चालू होता है, देखने का, बनाने का। ठीक है। अच्छा, अब इसको मैं टेबल में कन्वर्ट कर सकता हूं क्या? देखो एक टेबल बनाता हूं मैं। सबसे पहले क्या रिप्रेजेंट करेंगे? टाइम, उसके बाद एंगल थीटा, उसके बाद जो हमने पैरामीटर निकाला, डिस्प्लेसमेंट निकाला, वेलोसिटी निकाला, और फाइनली एक्सेलरेशन निकाला। ठीक है, तो इतनी चीजें मैंने निकाली है। तो ये टेबल का एक्सेस पार्ट मुझे नहीं चाहिए। नाउ प्लीज, टाइम को भी मैंने क्या किया, कैसे कैसे डिवाइड किया टाइम को? 0, t/4, देखो 0 t/4, फिर 1 t/4, फिर 2 t/4। 2 t/4 को ही t/2 बोलते हैं। अगर आपको याद नहीं रहेगा कैसे बनाना है, तो बेसिकली ये t/4 का मल्टीप्लीकेशन है। 1 t/4, 2 t/4, फिर आएगा 3 t/4, फिर 4 t/4, लेकिन 4 4 कट जाएगा, t बचेगा, एंड देन 5 t/4 लाइकवाइज। ठीक है, अगेन दिस पार्ट आई डोंट रिक्वायर, एक्स्ट्रा है ये, हटा दो इसको। तो टेबल अभी मैं वैल्यूज फीड करता हूं बच्चों लोग, देखो जरा ध्यान दो। सबसे पहले टाइम की वैल्यू डाल दिया, थीटा। थीटा भी मैं बना चुका हूं, पहले 0, फिर π/2, फिर पाई, फिर 3π/2, फिर 2π, देखो t पे 2π है ना, और फिर 5 t/4 के लिए क्या है 5π/2 हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट, तो देखो डिस्प्लेसमेंट 0 पे कितना है? 0 ही है। π/2 पे डिस्प्लेसमेंट कितना है? +a। फिर पाई पे डिस्प्लेसमेंट 0, फिर यहां पे डिस्प्लेसमेंट -a, फिर वापस से 0, फिर यहां पे डिस्प्लेसमेंट +a। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट की बात होगी। समझ में आ रहा है वैल्यू कैसे प्लॉट कर रहा हूं? देखो 0 बोला तो इधर 0 है, इधर +a है, फिर इधर 0 है, फिर इधर -a है, फिर 0 है, फिर +a को डाल दिया। अब वेलोसिटी की बात, वेलोसिटी 0 के लिए, 0 मतलब ये लाइन है ना, 0 के लिए कितना है? +a ओमेगा। तो वेलोसिटी 0 के लिए +a ओमेगा। फिर उसके बाद t/4 के लिए 0, फिर उसके बाद t/2 के लिए -a ओमेगा, फिर 3 t/4 के लिए वापस से 0, फिर t के लिए +a ओमेगा। ठीक है, और फिर वापस से आगे की अगर मैं बात करता हूं 5 t/4 के लिए, तो 5 t/4 के लिए कितना है वो? 0। समझ में आ रहा है? बहुत ही आसान है। नेक्स्ट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन 0 के लिए 0 ही है,
t/4, ये t/4 की लाइन है, नीचे की तरफ गया माइनस, फिर t/2 के लिए 0, फिर 3t/4 के लिए हाउ मच प्लस a ओमेगा स्क्वायर, फिर t के लिए अगेन 0, और फिर 5t/4 के लिए दैट इज माइनस a ओमेगा स्क्वायर। अब थोड़ा ध्यान दोगे ना, ये टेबल बना लिया मैंने, थोड़ा ध्यान दोगे ना तो वैल्यू देखो, साइन है तो 0 से चालू होगा, 0 प्लस माइनस है, ठीक है, अल्टरनेट 0 आने ही है हर एक में। ये कोसाइन है तो पहले से चालू होगा, फिर अल्टरनेट, साइन है 0 है तो लाइकवाइज टेबल बहुत सारे बच्चे रट्टा मार के रखते हैं, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, जस्ट ड्रॉ द डायग्राम एंड फॉर्म द टेबल, बहुत आसान है, थोड़ा सा मेहनत करोगे ना बच्चे लोग सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, साइन वेव ओरिजिन से चालू होता है, बना लेने का, कोसाइन वेव एक्सट्रीम पोजीशन से चालू होता है, बना लेने का, साइन वेव ओरिजिन से चालू होता है लेकिन नेगेटिव है इसलिए माइनस, अब बस वैल्यूज डालो ना। अच्छा, यहाँ पे साइन वेव लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, एम्पलीट्यूड ए, कोसाइन वेव लेकिन एम्पलीट्यूड क्या है, ए ओमेगा, साइन वेव लेकिन एम्पलीट्यूड क्या है, ए ओमेगा स्क्वायर। ये चीजों पे आपको ध्यान देना है बच्चों, ठीक है। अगर ये करते हो तो बहुत आसान है, दिस इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसएचएम। अच्छा, लेकिन ये किसके लिए हुआ, पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन टुवर्ड्स पॉजिटिव। अच्छा, ये खत्म नहीं हुआ है, अभी हमने ये वेवफॉर्म को थोड़ा सा कंपेयर करना है आपस में और देखना है क्या रिलेशन मिलता है। देखो, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी की बात करूं तो वेलोसिटी कहां से चालू हो रहा है, यहां से, पॉजिटिव पिक से, मतलब यहां से, ये पॉइंट यहां पे बराबर है। तो अगर इन दोनों की बात करूं तो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में कितने का फर्क है, इतने का फर्क है। अगर ये नहीं होता तो सेम हो जाते, है ना। तो इतने का फर्क मतलब ये क्या है, π/2 का फेज शिफ्ट, किसके बीच में, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट, अगर इन दोनों की बात करूं मैं, ठीक है, तो इन दोनों में कितना फेज शिफ्ट है ये भी हमने देखना है। इन दोनों में भी बच्चा लोग देखो, अगर ये नहीं होता तो ये इधर आता, ये नहीं होता तो इधर आता ना, इधर आता तो फिर वापस से यही बन जाता। तो इसमें भी कितना फेज शिफ्ट है, π/2 एज कंपेयर टू दिस। तो इफ यू सी, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी में फेज डिफरेंस है π/2 का, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में भी फेज डिफरेंस है π/2। अगर आपको नहीं समझ रहा है फेज डिफरेंस कैसे निकालना है, तो फेज डिफरेंस निकालने के लिए दोनों वेव को सेम पॉइंट पे लाके जोड़ना है। देखो, अब ये वेलोसिटी का इक्वेशन है, एक्सट्रीम से यहां से चालू हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा, ये जो पोजीशन है ना, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, इसको यहां पे लेके आऊंगा। तो यहां पे लाने के लिए कितना शिफ्ट करना पड़ेगा, π/2। सो डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के बीच में π/2 फेज शिफ्ट है, ठीक है। सिमिलरली वेलोसिटी एक्सेलरेशन की बात करते हैं। अब देखो, एक्सेलरेशन यहां से चालू हो रहा है लेकिन वेलोसिटी यहां पे, तो ये पॉइंट यहां पे लाने के लिए कितना मूव करना पड़ेगा, π/2 मूव करना पड़ेगा। सो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में भी फेज डिफरेंस कितना हो गया, π/2 हो गया, ठीक है। सो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द फेज डिफरेंस, दे बोथ द क्वांटिटी, दोनों की दोनों क्वांटिटी का जो वेव है आइडेंटिकल होना चाहिए, सेम पोजीशन पे आना चाहिए। तो सेम पोजीशन पे आने के लिए कितना मूव करना पड़ता है एंगल, दैट इज नथिंग बट फेज डिफरेंस, ठीक है। तो देखो ना, आपको क्लियर दिख रहा है, अगर मैं इधर से उठा के इसको आगे खींच दूं तो ये सेम ही हो जाएगा। तो कितना खींचना पड़ेगा, π/2। अगर मैं इधर से उठा के इसको यहाँ पे कर दूं पूरा का पूरा यहां से, तो इतना शिफ्ट करना पड़ेगा, लेकिन फिर वो सेम हो जाएगा ना, इसलिए π/2, ठीक है। तो मैं यहां पे लिखता हूं कंक्लूजन, क्या क्या कंक्लूजन है। सबसे पहला तो there is a phase difference of π/2 between displacement and velocity, बराबर। डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के बीच में π/2 का फेज शिफ्ट है, दिख रहा है हमको, ठीक है।
सेकेंड, देयर इज अ फेज डिफरेंस ऑफ पाई बाय 2 बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में भी कितना फेज डिफरेंस है? पाई बाय 2 का। दिख रहा है हमको वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, अगर ये पाई बाय 2 हट जाएगा तो सेम हो जाएगा। ठीक है, नाउ देयर इज अ फेज डिफरेंस ऑफ पाई बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितने का डिफरेंस है? फेज शिफ्ट का, पाई का। अच्छा, कैसे पता चलता है? पाई मतलब 180। 180 में क्या होगा? एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव के साथ ओवरलैप होगा। जब ऐसा होता है तब 180 बोलते हैं। तो देखो ना, ये वेव को ध्यान दो, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ओवरलैप हो रहा है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव ओवरलैप हो रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव ओवरलैप हो रहा है। तो जब भी पॉजिटिव और नेगेटिव दो वेव का ओवरलैप होता है, ठीक है, तो उनको क्या बोलते हैं? 180 डिग्री फेज शिफ्ट बोलते हैं। जैसे यहाँ पे हो रहा है, इसका पूरा पॉजिटिव साइकिल इसके नेगेटिव के साथ ओवरलैप होगा, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ ओवरलैप होगा। सो देयर इज द फेज डिफरेंस ऑफ पाई बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंट हो गया। ये किसके लिए हो गया? फॉर अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम मेन पोजीशन टुवर्ड्स पॉजिटिव। अच्छा, अब दूसरा हम केस लेते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में पार्टिकल स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है, फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन। लेकिन अब एक्सट्रीम में दो चीजें, पॉजिटिव एक्सट्रीम या नेगेटिव एक्सट्रीम, तो हम बोलेंगे फ्रॉम पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन। सो मैं वो केस लेता हूं अभी, सेकेंड केस। Particle starts from positive extreme position, ठीक है। तो अब इसको हम लोग इवेल्युएट करते हैं, देखते हैं क्या होगा। सबसे पहली चीज बच्चा लोग, फॉर एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम से चालू हो रहा है, तो एक्सट्रीम पोजीशन के लिए मैंने बोला ना क्या फंक्शन होता है? कॉस फंक्शन होता है। तो डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू a cos ओमेगा टी हो जाएगा, सही है। अच्छा, वेलोसिटी क्या हो जाएगा फिर? dx बाई डी टी, ठीक है। तो d बाई डी टी ऑफ a cos ओमेगा टी, a कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन ओमेगा टी, कंपोजिट फंक्शन है तो ओमेगा भी बाहर आएगा, ठीक है। तो ये वेलोसिटी का इक्वेशन होगी। जिनका मैथ्स नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूँ, ये बहुत तकलीफ होने वाली है आपको। 2-3 बार किया मैंने ये डेरिवेटिव, है ना। फॉर्मूले जितना जल्दी सीख जाओगे उतना अच्छा है। इफ यू आर टेकिंग साइंस देन यू शुड नो द बेसिक फॉर्मूलेज ऑफ डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन। देन इसके बाद वेलोसिटी के बाद हम किसकी बात करेंगे? एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चे लोग? a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, दैट इज नथिंग बट d बाई डी टी ऑफ v। v क्या है? माइनस a ओमेगा साइन ओमेगा t। अब बताओ, चलो साइन का डेरिवेटिव सबसे पहले चीज तो विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हो, तो माइनस a ओमेगा बाहर, साइन का डेरिवेटिव cos ओमेगा t, कंपोजिट फंक्शन वापस से cos, तो ये माइनस a ओमेगा स्क्वायर cos ओमेगा t हो जाएगा। तो ये मुझे सब मिल चुका है। अब मैं वेवफॉर्म बनाने के लिए जाऊंगा आगे। तो वेवफॉर्म बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सेम वही तरीका। सबसे पहले क्या है? अभी देखो cos फंक्शन है, x इज इक्वल टू a cos ओमेगा टी, ठीक है। पॉजिटिव है तो एक्सट्रीम, पॉजिटिव एक्सट्रीम से ऊपर से नीचे की तरफ आएगा और फिर ऊपर जाएगा, ठीक है। ये जो पॉजिटिव पीक है दैट इज प्लस ए, नेगेटिव पीक माइनस ए, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, है ना।
कोसाइन वेव। अच्छा, अब इसकी प्रोजेक्शन ले लेते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट के बाद हम क्या बनाएंगे? आफ्टर डिस्प्लेसमेंट वी विल ड्रॉ वेलोसिटी। अब वेलोसिटी देखो साइन है, लेकिन साइन में आगे क्या है? नेगेटिव। तो साइन बोला तो ओरिजिन से चालू होना चाहिए, लेकिन क्योंकि आगे नेगेटिव साइन है तो नीचे से चालू होगा, तो ये ऐसा जाएगा बच्चा लोग। ठीक है, दिस इज वेलोसिटी। अब इसकी वैल्यूज, पीक वैल्यूज क्या है इसकी? a इंटू ओमेगा। सो दिस विल बी प्लस ए ओमेगा, दिस विल बी माइनस ए ओमेगा। देखो फिर से बोल रहा हूं, साइन है इसलिए मीन से, लेकिन नेगेटिव है आगे इसलिए नीचे की तरफ। नाउ लास्ट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का देखोगे तो कॉस है, तो कॉस तो एक्सट्रीम से होता है, लेकिन आगे नेगेटिव साइन है तो इसलिए नेगेटिव एक्सट्रीम से चालू होगा। तो नेगेटिव एक्सट्रीम ये है बच्चा लोग, यहां से चालू होगा। सो दिस विल मूव दिस वे। इस तरीके से। ठीक है, तो अब इसकी पीक की वैल्यू बात करूं तो ये क्या होगा? ए ओमेगा स्क्वायर। सो दिस विल बी प्लस ए ओमेगा स्क्वायर, दिस विल बी माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। दिस इज एक्सेलरेशन। तो वेवफॉर्म बन गया मेरा। चाहिए तो मैं वापस से वो लिख देता हूं, 0 t/4, ठीक है, t/2, 3t/4 t एंड देन अगेन 5t/4 जो था पिछले वेवफॉर्म में, सेम। ठीक है, नाउ क्या करना है मुझे? बॉक्स कंप्लीट करना है। थीटा t t की वैल्यूज कौन कौन सी? 0 t/4 t/2 देन 3t/4 t एंड देन 5t/4। सही है। कौन कौन सी वैल्यूज आने वाली है थीटा की? थीटा इज 0 π/2 पाई 3π/2 2π 5π/2। जो पिछले में था सेम वही है, बस चेंज क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ये वैल्यू चेंज होगी बच्चों। अब ये देखो क्या है और बताओ। डिस्प्लेसमेंट पहला 0 के लिए क्या है? प्लस ए, फिर t/4 के लिए 0, फिर t/2 के लिए माइनस ए, 3t/4 के लिए अगेन 0, t के लिए फिर से प्लस ए, 5t/4 के लिए बच्चा लोग 0। दिख रहा है ना? तो जैसा पहले केस के लिए किया सेम वही करना है, बस बना लेने का और फिर वहां से वैल्यू निकालने का। वेलोसिटी सी 0 के लिए वेलोसिटी 0, t/4 ये t/4 नीचे चला गया, दैट इज माइनस ए ओमेगा। देन दिस t/2 अगेन 0, देन 3t/2 t/4 के लिए पॉजिटिव ए ओमेगा, देन अगेन t के लिए 0, 5t/4 के लिए माइनस ए ओमेगा, देन इसकी वैल्यू 0 के लिए माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। सही है। t/4 के लिए 0, देन t/2 के लिए प्लस ए ओमेगा स्क्वायर, अगेन 3t/4 के लिए 0, t के लिए वापस से माइनस ए ओमेगा स्क्वायर और वापस से आगे 0। तो हमेशा याद रखना अल्टरनेट नंबर 0 होना चाहिए और साइन चेंज होगी। ठीक है, तो a 0 माइनस ए 0 प्लस ए 0 0 माइनस ए ओमेगा 0 प्लस ए ओमेगा 0 माइनस ए ओमेगा, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर 0 प्लस ए ओमेगा स्क्वायर 0 माइनस ए ओमेगा स्क्वायर 0, है ना? फेज डिफरेंस की जो हम बात करते हैं, बाकी सब चीजें सेम रहने वाली, कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है। ठीक है, एवरीथिंग इज सेम, यू कैन चेक हियर, है ना?
क्योंकि देखो अगर से डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी का फेज शिफ्ट चाहिए तो ये स्टार्टिंग पॉइंट ऐसा है, ये तो इतना शिफ्ट करूंगा दैट इज पाई बाय 2, फेज डिफरेंस भी रहेगा। ठीक है, इसमें और इसकी बात करूं तो इसको अगर मैं वापस से इतना यहां से शिफ्ट करूं, इतना पोजीशन देखो ना सेम यही है ना, तो इतना काटना पड़ेगा दैट इज पाई बाय 2। और ये देखो एग्जैक्टली इसका उल्टा है, तो पाई पॉजिटिव नेगेटिव। तो जैसा वहां पे था डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी में पाई बाय 2, वेलोसिटी एक्सेलरेशन में पाई बाय 2 और डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन में पाई। क्यों डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन में पाई बताया था मैंने, जब दो वेव एक दूसरे को एग्जैक्टली काटते हैं पॉजिटिव नेगेटिव तो 180 डिग्री फेज शिफ्ट होता है दैट इज पाई। तो देखो ये पॉजिटिव नेगेटिव कटेगा, नेगेटिव पॉजिटिव कटेगा, पॉजिटिव नेगेटिव कटेगा, इसलिए हमेशा डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन में देयर विल बी अ फेज शिफ्ट ऑफ पाई। हर दो कॉन्सेक्यूटिव के बीच में पाई बाय 2 पाई बाय 2, तो पाई बाय 2 मिलके पाई बन जाएगा। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था बच्चा लोग। ठीक है, नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट कंपोजिशन ऑफ टू SHM हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी अलोंग सेम पाथ। Next is composition of two SHMs having same frequency along same path। ये डेरिवेशन है बच्चा लोग, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, इसको हम देखते हैं कैसे होगा। ठीक है, सो दो SHM हम कंसिडर करेंगे जिनका क्या है फ्रीक्वेंसी सेम है, ठीक है, और सेम पाथ पे, लेकिन एम्पलीट्यूड और फेज डिफरेंस क्या होगा, चेंज होगा। सो कंसिडर टू SHMs having same frequency but different amplitude and phase। So let x1 पहला SHM है जो हम रिप्रेजेंट करेंगे A1 साइन ओमेगा टी प्लस फाई 1 से, x2 दूसरा है जो रिप्रेजेंट करेंगे A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई 2 से। सही है, ओमेगा सेम लिया, देखो सेम फ्रीक्वेंसी सेम पाथ पे है, बस एम्पलीट्यूड और फेज डिफरेंस क्या है, चेंज। नाउ इनका जो रिजल्टेंट है बच्चा लोग ये कैसे दिया जाता है, इनका जो रिजल्टेंट है ना ये सुपरपोजिशन वेव से दिया जाता है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से, जो बोलता है रिजल्टेंट क्या होगा, वेक्टर सम मतलब एडिशन। सो द रिजल्टेंट ऑफ दिस टू SHM is given by superposition principle as by adding their vector sum, मतलब x is equal to x1 plus x2। ठीक है, अब x1 x2 की वैल्यू पता है मुझे, सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x विल x1 के जगह पे A1 साइन ओमेगा टी प्लस फाई 1, x2 के जगह पे A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई 2। अच्छा मुझे पता है ना बच्चे लोग फॉर्मूला साइन A प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, बताएंगे आप लोग, साइन A कॉस बी प्लस कॉस A साइन बी, ये फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले पे बेस्ड मैं इन दोनों ब्रैकेट को क्या करूंगा, ओपन करूंगा।
तो क्या होता है देखो, A1 साइन A दैट इज साइन ओमेगा टी, कॉस B दैट इज कॉस फाई 1 प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाई 1। तो ये मैंने इस फॉर्मूले के हिसाब से इस पहले ब्रैकेट को एक्सपांड किया, प्लस A2, अब A2 के साथ भी वही है A प्लस B, तो फिर से साइन A कॉस B के बदले कॉस फाई प्लस कॉस A साइन B। ठीक है, तो ये मैंने निकाल लिया डिस्प्लेसमेंट को सिंप्लीफाई करने के लिए। नाउ अभी आप समझो, यहाँ पे जो है ना, ये कांस्टेंट है, एम्पलीट्यूड वगैरह सब कांस्टेंट है, एम्पलीट्यूड A1 A2 फेज फाई 1 फाई 2, जो वेरी होने वाला है टाइम के साथ फ्रीक्वेंसी ओमेगा टी वेरी होने वाला है। सो हियर A1 A2 फाई 1 एंड फाई 2 आर कांस्टेंट। ठीक है, तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की ग्रुपिंग करते हैं, तो ग्रुपिंग करने से कांस्टेंट की क्या पता चलता है देखते हैं। x इज इक्वल टू, अब ध्यान देना मैं क्या करता हूं, साइन ओमेगा टी कहां कहां कॉमन है वो देखता हूं। थोड़ा ध्यान दोगे तो साइन ओमेगा टी यहां कॉमन है, तो अगर यहां से कॉमन निकालता हूं साइन ओमेगा टी ऊपर से, तो क्या बचेगा A1 cos फाई, यहां से निकालता हूं तो A2 cos फाई। सो अल्टीमेटली इफ आई टेक साइन ओमेगा टी आउटसाइड फ्रॉम दिस टर्म आई विल गेट A1 cos फाई, और यहां से निकालता हूं तो A2 cos फाई 2। सही है। अच्छा, अब यहां से cos ओमेगा टी कॉमन निकालते हैं, तो अगर cos ओमेगा टी कॉमन निकालता हूं तो यहां पे क्या बचेगा, A1 साइन फाई 1 प्लस यहां से निकालूंगा तो A2 है और साथ में साइन फाई 2, सो A2 साइन फाई 2। तो दिस इज बेसिकली अ प्योर सिंप्लीफिकेशन, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है बच्चों लोग, बस सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम लोग, है ना, ताकि साइन ओमेगा टी कॉमन निकाल सके, कॉस ओमेगा टी कॉमन निकाल सके ना, क्योंकि ये कांस्टेंट है, जैसे कि मैंने ऊपर लिख दिया है A1 फाई 1 A2 फाई 2 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो इसलिए इनको हम किसी और फॉर्म में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सो लेट R कॉस वाला है तो कॉस डेल बोलते हैं, इज इक्वल टू A1 cos फाई 1 प्लस A2 cos फाई 2 एंड R sin del is equal to A1 sin फाई 1 प्लस A2 sin फाई 2। अब अगर मैं इस सिंप्लीफिकेशन के साथ यहां पे सब्स्टिट्यूट करता हूं तो क्या हो जाएगा, x एज इट इज, साइन ओमेगा टी एज इट इज, ये पूरे के बदले क्या आ जाएगा, ये पूरे के बदले R cos del आ जाएगा। सही है, ओके, this omega t as it is cos omega t and this entire is been replaced by R sin del। अब दोनों में से R कॉमन ले लो तो यहां पे बचेगा sin ओमेगा t cos del, यहां पे बचेगा cos ओमेगा t sin del। थोड़ा ध्यान दो, sin a cos b प्लस cos a sin b, sin a प्लस b का एक्सपांशन है, तो ये फिर से क्या बनेगा, sin a प्लस b दैट इज ओमेगा t प्लस डेल। तो चालू भी वहां से किया था, वापस से खत्म भी उसी फॉर्म में हो रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो कंपोजिशन ऑफ 2 SHM है ना, ठीक है, उनका जो रिजल्टेंट है वो भी क्या रिप्रेजेंट करता है, एक SHM को ही रिप्रेजेंट करता है। बस उधर एम्पलीट्यूड A1 A2 थे, यहाँ पे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड R है। Thus the composition of the 2 SHM also represents the SHM of resultant amplitude R and phase shift del। ठीक है, ये मुझे मिल चुका है। अब अगर मेरे को रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है तो वो कैसे निकाला जाएगा, रिजल्टेंट
is obtained by r is equal to square root of r cos del whole square plus r sin del whole square। देखो इसको अगर आप ओपन करोगे ना तो ये आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल बनेगा, ये आर स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल बनेगा। आर स्क्वायर कॉमन ले लूंगा दोनों में से तो कॉस स्क्वायर डेल प्लस साइन स्क्वायर डेल 1 हो जाएगा, बचेगा सिर्फ आर स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर और कैंसिल होकर आ रहेगा, इसलिए आर को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अच्छा अब मुझे पता है आर कॉस की वैल्यू ये है और आर साइन की वैल्यू ये है। अब ये मैं जब दोनों वैल्यू डालू और सिंप्लीफाई करूं ना बच्चा लोग, ठीक है, तो ये बनता है r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi1 माइनस phi2, ये इक्वेशन बनता है। ठीक है, सो दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट, रिमेंबर दिस। नाउ वी टॉक अबाउट फेज। फेज बोले तो एंगल डेल, वो कैसे बनेगा। ठीक है, तो वो बनाने के लिए मैं इसको मिटाता हूं। ये समझ में आ गया ना आपको, दो एसएचएम लिया सेम फ्रीक्वेंसी का, लेकिन एम्पलीट्यूड और फेज अलग अलग है। x1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस phi1, x2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस phi2। रिजल्टेंट इनका कैसे दिया जाता है, रिजल्टेंट इनका एसएचएम इनका जो रिजल्टेंट है वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से दिया जाता है, जो बोलता है रिजल्टेंट इनका क्या रहेगा, वेक्टर सम रहेगा, मतलब x इज इक्वल टू x1 प्लस x2। तो ये x1 की वैल्यू x2 की वैल्यू सही है, ये साइन a प्लस बी के हिसाब से एक्सपांड किया, ये e2 एज इट इज साइन a प्लस बी के हिसाब से एक्सपांड किया, और फिर ग्रुपिंग की साइन ओमेगा टी कॉन्स्टेंटली कॉमन लेके और उधर कॉस ओमेगा टी कॉमन लेके। ठीक है, और फिर ये जो टर्म है इसको r cos डेल बोला और ये जो टर्म है इसको r sin डेल बोला। क्यों, क्योंकि ये है तो कांस्टेंट है, किसी पे डिपेंड होने वाले नहीं है, तो इसलिए उनको हमने सब्स्टिट्यूट किया। तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद फिर से क्या पता चला कि जो कंपोजिशन ऑफ एसएचएम है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो भी एक एसएचएम को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, जिसका रिजल्टेंट इस तरीके से दिया जाता है। ये मैग्नीट्यूड हो गया, ये क्या हो गया, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हो गया। अब मुझे डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट भी चाहिए, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट phi1 माइनस phi2, राइट, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्ट। अब मैं फेज डिफरेंस निकालने की कोशिश करूंगा। तो फेज डिफरेंस कैसे निकालते हैं बच्चे लोग, देखते हैं। फेज डिफरेंस निकालने के लिए ये जो इक्वेशन है ना मेरे पास, लेट इट बी 1 लेट इट बी 2, देखो साइन अपॉन कॉस करेंगे tan बनेगा। सो डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, तो ये बनेगा r साइन डेल अपॉन r cos डेल। सही है, तो साइन वाला फंक्शन क्या था वहां पे, a1 साइन phi1 प्लस a2 साइन phi2 अपॉन a1 cos phi1 प्लस a2 cos phi2। अच्छा r कट जाएगा, साइन अपॉन कॉस क्या बनेगा, tan बनेगा, तो tan डेल विल बी a1 साइन phi1 प्लस a2 साइन phi2 अपॉन a1 cos phi1 प्लस a2 cos phi2। सही है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, tan उधर जाएगा तो tan इनवर्स बन जाएगा। सही है, डेल की वैल्यू मिल जाएगी, दिस विल रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। सही है, बहुत ही सिंपल है, इसको कुछ सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें अलग अलग केसेस रहेंगे, मतलब दो एसएचएम है ना, दो एसएचएम सेम डायरेक्शन में भी हो सकते हैं। अगर दो एसएचएम सेम डायरेक्शन में होंगे तो उनके बीच का फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा, उनके बीच का जो फेज डिफरेंस है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या होगा, 180 होगा। तो लाइकवाइज ये जो फेज डिफरेंस है इसको हम चेंज करेंगे और r की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मैं केसेस लेता हूं, उस तरफ का इरेज कर देता हूं उसके लिए पहले। देखो सबसे पहला केस 1,
when two SHM waves are in same direction. See, when I say same direction, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है phi 1 माइनस phi 2 जो है ना वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो मुझे पता है रिजल्टेंट R स्क्वायर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos phi 1 माइनस phi 2 है। अच्छा, अब phi 1 माइनस phi 2 जीरो हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? cos जीरो हो जाएगा। देखो क्या होगा, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos जीरो हो जाएगा। व्हाट इज cos जीरो? cos जीरो इज 1, सो अल्टीमेटली इट विल बिकम A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2, क्योंकि cos जीरो क्या है? 1 होता है। सही है। अब थोड़ा ध्यान दोगे ना बच्चे लोग, तो ये क्या है? A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर, मतलब अल्टीमेटली ये जो है ना A1 प्लस A2 होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन चुका है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और R इज इक्वल टू A1 प्लस A2 मिलेगा। दिस इज फर्स्ट केस। ठीक है। अब सेकेंड केस हम बोलेंगे सेम डायरेक्शन हो गया, अब अपोजिट डायरेक्शन की बात करते हैं। सो व्हेन टू SHM waves are in opposite direction. Now if I say they are in opposite direction, what does it means? It means देखो opposite direction में क्या होगा? एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, ऐसा हो जाएगा, एक इधर एक इधर, तो इनके बीच में फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। तो इट विल बी 180 डिग्री। तो अब ये R क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos phi 1 माइनस phi 2। फिर से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos 180 हो जाएगा इसके बदले। अच्छा, cos 180 क्या होता है? cos 180 जो होता है माइनस 1 होता है। ठीक है, तो ये माइनस हो जाएगा सिंस cos 180 इज माइनस 1, है ना। तो अब ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा A1 माइनस A2 होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर का, है ना। अब स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल होके इट विल बी A1 माइनस A2। दिस इज रिजल्टेंट। समझा? अब तीसरा केस अगर मैं लूं तो क्या लूंगा? मैं बोलूंगा दोनों SHM जो है ना एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। तो अगर परपेंडिकुलर बोलूंगा तो उनके बीच में फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा बच्चा लोग? 90 डिग्री हो जाएगा। सो दिस इज माय थर्ड केस when two SHM waves are perpendicular to each other, that is phi 1 minus phi 2 is 90 डिग्री। तो R का इक्वेशन क्या बनेगा? A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos phi 1 माइनस phi 2, ये इक्वेशन है ना। अब phi 1 माइनस phi 2 क्या है? 90 है। सो A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos 90। नाउ वी नो cos 90 is 0, तो ये पूरा टर्म हट जाएगा। इट विल बी सिंपली A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर रिजल्टेंट। रीजन इज सिंस cos 90 is 0। तो ये तीन केसेस हो गए बच्चा लोग। तो ये जो था ये क्या था? कंपोजिशन ऑफ टू SHM हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी अलोंग सेम पाथ। बहुत सिंपल है, प्योरली मैथमेटिकल है। ठीक है।